हम बात कर रहे हैं बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। ऑलरेडी हमने क्या क्या कर लिया है, हमने मोलर कंडक्टेंस जो थी, नॉर्मल कंडक्टिविटी थी हमारे पास, जो उसके वेरिएशंस थी विद टेम्परेचर, और डाइल्यूशन के साथ में जो वेरिएशंस थी उसके बारे में डिस्कस किया था। सारा थ्योरेटिकल पार्ट था, बस एक दो जो न्यूमेरिकल्स थे उसके अंदर हमारे पास एक या दो फॉर्मूलाज थे जिसके बेसिस पे ये थे, और इसी में कॉर्लुशेक्स लॉ ये वाला किया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला पार्ट, ये सब हमने कवर कर लिया था। आज जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ एक तरह से चैप्टर को रीस्टार्ट कर दिया, बिल्कुल उसी के अंदर वापस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रो शुरू हुआ है। तो ये है क्या, कंसेप्ट क्या है समझो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली है क्या, नाम समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से लेना देना केमिस्ट्री के अंदर। जब इलेक्ट्रिसिटी से लेना देना है तो जाहिर सी बात है कन्वर्जन हो रही होगी। अब यहाँ दो तरह की चीजें हैं क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, एक व्हेन केमिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल, और दूसरी है व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। समझ रहे हो दो चीजें। यहां पर अगर केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं, ये कहां करते हैं हम, नॉर्मल बैटरीज में, सेल्स में, यही काम होता है। हम क्या करते हैं, हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं, एंड व्हेन केमिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वी कॉल दोस डिवाइसेस एज गैल्वेनिक सेल। डन है। और गैल्वेनिक सेल का ही नाम क्या होता है, वोल्टेज सेल। ये बेसिकली वही सेल है जो हम डे टू डे लाइफ में जिस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है, उसी का वो बेसिकली इसी का एक एग्जांपल हो सकता है। और अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, अब इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कैसे करेंगे, हम किसी तरीके से, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम अगर किसी केमिकल को, किसी सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देंगे तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की वजह से उस सॉल्यूशन में आयंस की डिसोसिएशन होगी, आयंस एक्सचेंज हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो सकता है। अगर वैसा कुछ हो रहा होगा तो हम क्या कहेंगे, वो सेल कौन सा बन गया, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। डन है। एक बार बस ये दो चीजें लिख लो। देखो बच्चा, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल में क्या रहेगा, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की या गैल्वेनिक सेल की बात करें, सिंपल फंडा यही था हमारे पास कि गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा है, जो नॉर्मल सेल काम करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। तो इट इज अ डिवाइस, बेसिकली क्या है, इट इज अ डिवाइस in which chemical energy of a spontaneous redox reaction is converted into electrical energy. गैल्वेनिक सेल का अर्ली एग्जांपल क्या है, डेनियल सेल। तो डेनियल सेल बेसिकली एक टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल है। हो क्या रहा है, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कहां से आया, यहां हमें क्या दिख रहा है बच्चे, देखो जिंक और कॉपर पॉजिटिव। इसको बहुत इन डेप्थ पढ़ेंगे तो और चीजें दिखेंगी आगे, लेकिन अगर हम समझे तो है क्या, यहाँ पे हमारे पास जो जिंक है, जिंक क्या है बच्चा, जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में लो इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल वाला मेटल। दैट मीन्स ये ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर सकता है। अगर मैं किसी सॉल्यूशन में कॉपर सॉल्ट के साथ, जिसके अंदर Cu2 पॉजिटिव में कॉपर डिसोसिएटेड होगा, अगर उसके अंदर मैं जिंक को डाल देता हूं, एक्वस क्यों, क्योंकि ये डिसोसिएटेड फॉर्म में है। अब ये जिंक क्या करेगा, जिंक अपने पास से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे और जिंक अब आयनिक स्टेट में पहुंचेगा, ठीक है, जिंक पहुंच जाएगा एक्वस फॉर्म में 2 पॉजिटिव, और जो कॉपर है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इसकी क्या हुई है, जिंक गेट ऑक्सीडाइज, कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, एंड ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। और उसी की वजह से हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर मतलब वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वहां पे, अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी सर्किट के थ्रू फ्लो कर रहे होंगे। समझ में आया। देखो इलेक्ट्रिसिटी का मेन कंसेप्ट क्या होता है, अगर कहीं पर भी किसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्टिन्यूस फ्लो शुरू हो जाए तो हम कहेंगे क्या, इलेक्ट्रिक करंट आ गई है। तो इलेक्ट्रिक करंट लाने का तरीका क्या है, किसी भी तरीके से अगर जो दो चीजों को हम कनेक्ट कर रहे हैं और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू करा दो, तो उनको अगर किसी डिवाइस के थ्रू भेज देंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो डिवाइस, अगर मान लो बल्ब लगाया हमने वहां पे, तो जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बल्ब के थ्रू होगा तो क्या होगा, विद दैट फ्लो बल्ब ग्लो करना शुरू कर जाएगा। तो मेन तो स्टोरी इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की ही थी यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोलिसिस, इसको पढ़ते हैं। अब गैल्वेनिक सेल का कंसेप्ट समझ में आया थोड़ा सा। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल या गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास क्या होता है, the phenomena of chemical change taking place by the passage of electric current from external source।
यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स क्या होगा, कोई सेल या बैटरी, जो कि क्या करने वाला है, उस सेल या बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हम खुद सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स हम खुद दे रहे हैं, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। और उससे होगा क्या, द डिवाइस और द सेल यूज्ड टू कैरी इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जैसे NaCl था, अगर मैंने उसे इलेक्ट्रिक करंट दी तो विद द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट Na कैथोड पे और क्लोरीन एनोड पे हमें मिल जाती है। क्लियर है? अब यहाँ पे हुआ क्या है, Na कैथोड पे और क्लोरीन एनोड पे क्यों गई है, क्योंकि जब ये केटाइन आयनाइन में अगर डिसोसिएटेड थे तो केटाइन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके उसको रिड्यूस करा गया है, एनाइन के पास से इलेक्ट्रॉन्स को लेकर उसको ऑक्सीडाइज कराया गया और बाद में फिर वो ClCl मिलके Cl2 बन के निकल जाते हैं बाहर। अब यहाँ पे ये बात समझ में आई है। अब हम बात कर रहे हैं बच्चे गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल का जो हमारा एग्जाम्पल था बेसिकली, जिसको मैंने कहा था कि अभी हम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कोई नई चीज़ नहीं है। अगर देखो तो सेम रिडॉक्स रिएक्शन था, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में हमने सॉल्ट ब्रिज के फंक्शनिंग एंड ऑल सारा किया था। जिसने नहीं किया हुआ है अभी एक बार ध्यान से समझना, आराम से पता चलता जाएगा। बहुत सिंपल है। इसके लिए पहला एक कंसेप्ट हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चा, एनोल और CPRR। एनोल और CPR और R। एनोल और CPRR में क्या था बच्चा, एनोड जो कि नेगेटिव होगा, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी जिस टर्मिनल पे, और ये हमेशा किस साइड में होता है, लेफ्ट हैंड साइड में, यही था। और CPRR में क्या है, हमारे पास कैथोड जो कि पॉजिटिव टर्मिनल होगा जिस पर रिडक्शन हो रही हो गई, और ये राइट हैंड साइड होगा। ये ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली इस सेल का लेखा जोखा है, और इतने में ही चीज़ें सारी समेटी जाएंगी। अगर अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो होता क्या है, अगर मैं इसकी सेल की बात करूँ तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लेफ्ट और राइट के लिए दो सेपरेट बीकर्स बना लेते हैं। ठीक है, इस वाले के अंदर हमने क्या डाली है बच्चा, जिंक रॉड। ये मैंने जिंक डाल दी है, रॉड है सॉलिड फॉर्म में, डन। और अगर मैंने यहाँ पे जिंक डाला है तो इसके अंदर सॉल्यूशन कौन सा होना चाहिए, जिंक का ही कोई सॉल्ट होना चाहिए। हम डाल देते हैं इसके अंदर ZnSO4। ठीक है, 1 मोलर ZnSO4 मैंने इसके अंदर डाल दिया, डन है। ऐसे ही इस साइड में हमने क्या किया, कॉपर रॉड रख ली, ये कॉपर रॉड है, और इसके अंदर हमने सॉल्यूशन भी कॉपर सॉल्ट का ही रखा है। ये हमारे पास आ गई है 1 मोलर CuSO4। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत, ठीक है ना, सिंपल है। अब हम क्या करते हैं, हम इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जब मैंने इनको आपस में कनेक्ट किया, कोई बैटरी सोर्स नहीं लगाया है, ध्यान से देखो, हमने कोई बैटरी सोर्स नहीं लगाया, उल्टा हम यहाँ क्या करते हैं, एक स्विच लगा देते हैं और बीच में एक लगा देते हैं एमीटर या गैल्वेनोमीटर, जो कि क्या करेगा, डिफ्लेक्शन होगी उसमें, तो हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ से वहाँ जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा क्यों, देखो जब ZnSO4 है तो इसके अंदर आइंस क्या होंगे, Zn2 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म एंड SO4 2 नेगेटिव, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और वहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है, सेम तरीके से कॉपर डिसोसिएटेड होगा, इसके अंदर Cu2 पॉजिटिव इन एक्वस फॉर्म प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, ऐसे होगा ये। अब होता क्या है यहाँ पे, जिंक और कॉपर के अंदर से, जिंक के पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई है, मतलब या ये कह सकते हैं लोअर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे है। अगर लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे है तो इसकी टेंडेंसी क्या है, ऑक्सीडाइज होने की, है ना। अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो क्या करेगा, जिंक अपने पास से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और Zn पॉजिटिव बनाएगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो Zn2 पॉजिटिव बनाएगा, होगा ऐसा। तो ये जो जिंक है ये यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके और यहाँ से टूटकर Zn2 पॉजिटिव बना के सॉल्यूशन में आना शुरू हो जाएगा। इस सॉल्यूशन में ऑलरेडी Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव थे, लेकिन ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रोड है ये भी डिसोसिएट करके Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में इसके अंदर
टूटकर आना शुरू हो गया बहुत सारा। अब ये जो जब इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तो इलेक्ट्रॉन्स गए कहाँ? ये इलेक्ट्रॉन गए यहां से होते हुए, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से होते हुए इसके थ्रू इस कॉपर तक पहुंचे। अब इस कॉपर के पास क्या है? इस कॉपर के पास अंदर यहां पर Cu2 पॉजिटिव एक्वस में ऑलरेडी आयंस प्रेजेंट थे यहां पर। अब ये जो Cu2 पॉजिटिव वाले आयंस थे, उन इलेक्ट्रॉन्स को Cu2 पॉजिटिव उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड फॉर्म में बन गया कि नहीं? रिड्यूस हो गया। समझ में आई? तो यहां से जो ये कॉपर था, ये वाला कॉपर उससे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके इसके सरफेस पे जमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड की थिकनेस ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो रहा है? कॉपर आयंस रिड्यूस हो रहे हैं सॉलिड बनने के लिए। यहां जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है सॉलिड से एक्वस में आने के लिए। एंड ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सर्किट। बट सर्किट बनाने के लिए एक न्यूट्रल वायर होना जरूरी होता है। ये तो सिर्फ एक लाइव वायर है जिससे करंट जा रही है, बट साथ में एक न्यूट्रल वायर होता है। इस न्यूट्रल वायर की कमी को पूरा करता है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, इस सॉल्ट ब्रिज के दो काम है। एक तो वो न्यूट्रल वायर का काम करना, एक इस रिएक्शन के अंदर थोड़ी देर बाद सेचुरेशन आ जानी थी। क्यों आनी थी? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा Zn2 पॉजिटिव और यहाँ पे सिर्फ SO4 2 नेगेटिव बच जाएगा, क्योंकि ये कॉपर तो सारा उस पर चिपक गया। अगर कॉपर बहुत ज्यादा उधर चला जाएगा तो SO4 2 नेगेटिव बहुत सारा इसके अंदर ज्यादा हो जाएगा। तो ये रिएक्शन को क्या कर देंगे? स्लो डाउन कर देंगे, रोक देंगे। उस रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड रखने के लिए, कंप्लीशन तक ले जाने के लिए हमें इस सैचुरेशन को ब्रेक करना है। तो हमने इसके अंदर यहाँ कुछ पोरस सब्सटेंस लगा दिया, लेट अस अज्यूम कॉटन डाला, और ये यू ट्यूब क्या है? यू शेप्ड कोई एक ट्यूब है जिसके अंदर हमने KCl डाल दिया या NaCl डाल दिया। अब ये KCl क्या करेगा? KCl भी K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में डिसोसिएट करेगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इधर की तरफ अगर जो पॉजिटिव अंदर शिफ्ट होंगे तो Cl नेगेटिव उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, और उस उधर से SO4 2 नेगेटिव ज्यादा होने की वजह से इधर से अंदर शिफ्ट होंगे, जिसको K पॉजिटिव न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये जो KCl है ये इनकी सैचुरेशन ब्रेक करता रहेगा और रिएक्शन को एंड तक प्रोसीड करा देगा। समझ में आई है? ये पूरा हमारे पास डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल की वर्किंग थी। अब इस सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसकी रिप्रेजेंटेशन रहती है, जो जिंक है, जिंक था, इसकी क्या हुई है बच्चे? ऑक्सीडेशन। Zn सॉलिड से ये Zn2 पॉजिटिव एक्वस में ऑक्सीडाइज हुआ है, और ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज को। ये जो पैरेलल लाइन से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सॉल्ट ब्रिज। Cu2 पॉजिटिव जो एक्वस फॉर्म में था, इसकी हुई है रिडक्शन। डन है? ये हमारे पास जो बन गया है, इनको हम क्या कहते हैं बच्चे? रिडॉक्स कपल। इन चीजों को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स कपल। जो चीज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रही है उनको इंडिविजुअली हम रिडॉक्स कपल कहते हैं। तो यहाँ दो कपल्स थे जिनको हमने सॉल्ट ब्रिज के साथ बीच में सेपरेट किया हुआ, और ओवरऑल हमारे सेल की ये रिप्रेजेंटेशन होती है। क्लियर है? सिंपल है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो होंगे? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उतना ज्यादा होगा जितना इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, या रिडक्शन पोटेंशियल, जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हमने वो देखा है कि किसकी रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा और किसकी बहुत कम। जितना डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इजीली होता रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे? जिस टाइम पे हमने ये गैल्वेनिक सेल बनाया है, इस गैल्वेनिक सेल के अंदर ही हम अप्लाई करने वाले, या डेनियल सेल के अंदर हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करके देखेंगे। अब पहला क्या कंसेप्ट है इसके अंदर? जिस टाइम पे हमने ये वाला अपना सेल था, इसकी जो पोटेंशियल आई है, बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से, जो आगे वाले टॉपिक में हम देखेंगे, तो ओवरऑल इसके अंदर हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशंस के लिए निकले 1.10 वोल्ट। ये हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ? मैं इसमें देखो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर है, मैं इसके अंदर एक ऐसा सर्किट लगाने वाला हूँ जो सर्किट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो लेके आएगा। तो हम एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई करेंगे। और एक्सटर्नल बैटरी किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं? पहला केस यहाँ से समझते हैं। हमारे पास जब हम पहला केस हम लेके चल रहे हैं, तो ये वाला देखो, इसमें हमने क्या किया? एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई करी है जिसकी पोटेंशियल क्या है? लेस देन इंटरनल। तो एक्सटर्नल बैटरी में जिस टाइम पे हमने पोटेंशियल 1.10 से कम करी है, तो ऑब्वियसली इंटरनल वाले की डोमिनेंसी चल रही होगी। इंटरनल वाले की डोमिनेंसी चल रही होगी तो सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा जैसा ऑलरेडी चल रहा था, बस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। क्योंकि
एक्सटर्नल वाले इंटरनल वाले को कैंसिल आउट कर रही होगी, लेकिन वैल्यू इन मैग्नीट्यूड इंटरनल ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, तो सेम सब कुछ रहेगा, जिंक ऑक्सीडाइज होता रहेगा, कॉपर रिड्यूस होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जिंक टू कॉपर जाता रहेगा। डन है। अब मैंने क्या किया नेक्स्ट केस के अंदर, हमारे पास यहाँ पर हम अब बात कर रहे हैं कि अगर हमने इसमें इंटरनल वाले की वैल्यू सेम एक्सटर्नल वाले के बराबर कर दिया, यहाँ पे एक्सटर्नल की 1.10 और इंटरनल की भी 1.10, अगर इक्वल हो गया तो इंटरनल और एक्सटर्नल ने दोनों ने मिला जुला के एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, दैट मीन्स टोटल करंट इज जीरो, नन ऑफ द इलेक्ट्रोड विल गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड, कुछ भी नहीं होगा, रिएक्शन होगा ही नहीं किसी तरीके का। अगर अब मैं एक्सटर्नल की वैल्यू ज़्यादा रख लेता हूँ, एक्सटर्नल बैटरी की वैल्यू इंटरनल पोटेंशियल से अगर मैं ज़्यादा रख लेता हूँ, तो अब एक्सटर्नल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कॉपर से हटके जिंक की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो अगर कॉपर से निकल के इलेक्ट्रॉन्स जिंक पे जाएंगे, दैट मीन्स कॉपर अब ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा और जिंक हमारा रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। डन है। तो जो रेगुलर सेल में हो रहा था उसका सब कुछ उल्टा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई है। तो ये हमारे पास इसी चीज़ को, तीनों केसेस को हमने यहाँ लिखा हुआ था कि अगर एक्सटर्नल वोल्टेज हमारे पास लेस देन इंटरनल वोल्टेज रहेगी, अगर एक्सटर्नल लेस देन इंटरनल रहेगी तो सेम सब कुछ वो हो रहा है जो हमेशा होता रहा था। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जिंक से कॉपर फ्लो कर रहे थे, करंट कॉपर टू जिंक जा रही है और जिंक डिसॉल्व होगा, कॉपर इकट्ठा होता जाएगा हमारे कॉपर के ऊपर ही, है ना। और अगर इक्वल हो गए थे तो कुछ भी नहीं था, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो फ्लो ऑफ करंट एंड नो केमिकल रिएक्शन। और अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा हो गई थी तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर एंड जिंक इज डिपॉजिटेड एंड जो कॉपर रहेगा वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। अब इसके बाद है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो हमारा टॉपिक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है बच्चा? देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली क्या है, किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करने का, किसके साथ? अपने आयन के साथ। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अपने आयन के साथ जिस टाइम पे कोई मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो अब डिपेंड करेगा मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है या गेन करना चाहता है। क्योंकि अगर लूज करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी, गेन करेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल होगी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होती है? द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, है ना। द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन टू गेट ऑक्सीडाइज। मेटल है, कितना आसानी से किस पोटेंशियल के साथ वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके कैटाइन बना सकता है, मतलब बेसिकली ऑक्सीडेशन वाली स्टेट में आ सकता है, पॉजिटिव आयन बना सकता है। जैसे जिंक है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और वो Zn2 पॉजिटिव बनाएगा, तो इसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देन रिडक्शन पोटेंशियल क्या होती है? द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब Mn पॉजिटिव है, वो अब आयन है बेसिकली। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स में क्या, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स में क्या रहेगा? डायरेक्ट इलेक्ट्रोड कभी इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करेगा। क्यों डायरेक्ट इलेक्ट्रोड क्यों नहीं करेगा? इलेक्ट्रोड हमेशा किस फॉर्म में होता है बच्चे? सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड्स कभी डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते, तो वो आयनाइज्ड फॉर्म वाला जो पार्ट होगा, जो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, या कुछ ऐसा होगा जो टेंडेंसी रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, बट वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा। वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की जो टेंडेंसी होती है, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। सरल भाषा में बात करें, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, गेन करने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल। अब EMF ऑफ अ सेल क्या है? अभी हमने क्या बात करी? इंडिविजुअली दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स की पोटेंशियल। अगर मैं पूरे सेल की बात कर रहा हूं तो EMF ऑफ अ सेल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड एट कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड एट एनोड। तो E कैथोड माइनस E एनोड, E राइट माइनस E लेफ्ट। सॉर्टेड था बच्चा ये। अब इन्हीं के बेसिस पे एक और टर्म आती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में सिर्फ डेफिनेशन का गेम है और कुछ नहीं किया हुआ। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ मेटल इलेक्ट्रोड डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू अ स्टैंडर्ड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब क्या हुआ? हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे? अभी हमने बात करी थी उसके आयन के रिस्पेक्ट में, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं अगर एक रिएक्टिविटी सीरीज आ जाती है ये, तो इसके अंदर हमने कंपेयर किसके साथ किया? हाइड्रोजन के साथ। और ये जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है वो क्या होती है? जीरो। तो इसके रिस्पेक्ट में जो ये वैल्यूज हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल, ये सारी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं। समझ में आई है? जब हम किसी इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल है उसको कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, तो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ मेटल इलेक्ट्रोड एज डिटरमाइंड
विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको SHE या NHE से हम रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डन है ये। तो उसके साथ जब हम हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आ जाती है। एनोड और कैथोड का ये कंसेप्ट सबको पता है बच्चा। एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, करंट हमेशा ऑपोजिट जाती है, ये पता है। फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड आर टेकन इनटू अकाउंट। ये क्या है? When oxidation potential of anode and reduction potential of cathode are taken in account, तो E नॉट ऑफ सेल क्या निकलेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब ये ध्यान रखना, एक अलग तरीके का फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं, ये सिर्फ इसलिए कि किसी सिचुएशन में अगर क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दो वैल्यूज़ दी जाती हैं, क्योंकि अगर हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं तो हम जब E कैथोड माइनस E एनोड कहते हैं तो E कैथोड E एनोड दोनों ही या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखी हो या दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दे रखी हो, तो डायरेक्टली माइनस वाला बन जाएगा। लेकिन अब हमारे पास क्या दे रखा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड दे रखी है। एक की दे रखी है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरे की दे रखी है रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? E नॉट ऑफ अ सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब ये प्लस क्यों हुआ? एक्चुअल में फॉर्मूला जो होता है उसके अंदर तो माइनस था, एक्चुअल में रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के नेगेटिव के बराबर होती है, तो माइनस माइनस होके प्लस होता है। तो ज़बरदस्ती का फॉर्मूला बनाया हुआ नहीं है, लेकिन अगर याद रखना तो सीधा रखो ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन ऑफ कैथोड। डन है बच्चा? क्लियर है ये? फिर है हमारे पास, अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखी है दोनों की, जो सिंपल फॉर्मूला होता है, तो E कैथोड माइनस E एनोड करेंगे। दोनों की ही हमें क्या दे रखी है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो E कैथोड माइनस E एनोड वाला जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला अभी लिखा था, याद किया था, वो किसके लिए था? जब दोनों इलेक्ट्रोड्स की रिडक्शन पोटेंशियल दे रखी है। और अगर दोनों की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखी है तो भी E एनोड माइनस E कैथोड। समझ में आ गया ये? किसी को इसमें परेशानी? डन है बच्चा? ठीक। अब हमारे पास इनकी ये वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। इसमें अगर तुम देखोगे, वैसे तुम्हें याद नहीं करनी होती है, वैल्यूज़ गिवन होती है, हम इस पूरे टेबल को नहीं क्रैम करने वाले हैं, बट अगर तुम देखोगे हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है बच्चा? 0, ठीक है। हाइड्रोजन की हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है? हमें 0 दे रखी है। और ये स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है बच्चे? ये देखो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब नीचे की तरफ रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो खुद ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है? जितना हाइड्रोजन से नीचे की तरफ जाते जा रहे हो, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम, ये सबसे ज़्यादा आसानी से ऑक्सीडाइज हो रहा होगा कि नहीं? तो इसकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होनी चाहिए ऑक्सीडाइज होने की, -3.05। नेगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू लिथियम की, तो सबसे ज़्यादा आसानी से ऑक्सीडाइज होगा। बात समझ में आई है? तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि ये सबसे क्विकली ऑक्सीडाइज हो सकता है। और जितनी ज़्यादा पॉजिटिव में ऊपर की तरफ वैल्यू जाते जाओगे, उतना उसके रिड्यूस होने की चांसेस ज़्यादा होती जाएंगे। जैसे फ्लोरीन है, तो वो क्या होगा? वो रिड्यूस होगा, वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। समझ में आई है? जितनी किसी की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट ऑफ जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितनी ज़्यादा पॉजिटिव, उतना ज़्यादा वो रिड्यूस होगा। जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव या कम पॉजिटिव, उतना ज़्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा। और ये ध्यान रखना, हमें कैसे पता? जैसे मैंने एक बात बोल दी थी अभी कि फ्लोरीन रिड्यूस होगा और लिथियम ऑक्सीडाइज होगा, इन दो के लिए तो ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्टली ये बोल दूं कि कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, ये कहना कितना ही सही होगा कि कॉपर ऑक्सीडाइज होगा? हमने अभी देखा है कॉपर को रिड्यूस होते हुए। एक्चुअल में कॉपर ऑक्सीडाइज होगा अगर उससे कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब उससे पॉजिटिव में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले के साथ में जोड़ दूंगा। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ विद रिस्पेक्ट टू चीज़ें चलेंगी। समझ में आ रहा है? तो मतलब कुछ ऐसा नहीं है फिक्स कि हाँ ये चीज़ हमेशा ऑक्सीडाइजेशन, चीज़ हमेशा रिड्यूस होगी। जब मैं दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा हूँ आपस में, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो जिसकी हमेशा नेगेटिव में ज़्यादा वैल्यू, मतलब अगर इन मैग्नीट्यूड नंबर लाइन के हिसाब से बात करें, नेगेटिव में ज़्यादा वैल्यू मतलब कम वैल्यू, है ना? नेगेटिव में ज़्यादा वैल्यू मतलब नंबर लाइन पे कम वैल्यू।
जिसकी जितनी कम वैल्यू उतना वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू उतना वो रिड्यूस होगा। तो हमेशा इस तरीके से दोनों को कंपेयर करना है। डन है, ये याद रहेगा। ये वैल्यूज़ हमें क्वेश्चंस के अंदर गिवन होती हैं, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हमारे पास है अ नेगेटिव ई नॉट मीन्स दैट द रिडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन H2 कपल। मतलब यही हुआ, जिसकी जितनी नेगेटिव आती जाएगी उतना वो रिडॉक्स कपल स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। जितना हाइड्रोजन से नीचे की साइड नेगेटिव की तरफ आएगा उतना स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता जाएगा। जितना स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद ऑक्सीडाइज होना। और जिसकी जितनी पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू आती जाएगी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, वो उतना क्या होता जाएगा, उतना ज़्यादा वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होता जाएगा। मतलब खुद रिड्यूस होने के लिए तैयार है वो, है ना। बात समझ में आ गई है। ये न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करो, बहुत छोटा सा बेसिक सा न्यूमेरिकल है और इसकी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। करो बच्चा, ये फटाफट से अटेम्प्ट करो। हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, देखो बच्चा, मुझे निकालना क्या है, Ni2 पॉजिटिव से Ni के लिए मुझे निकालना है। ठीक है, हमारे पास इन्होंने बोला है व्हेन द पोटेंशियल फॉर द सेल, और सेल पोटेंशियल कैसे, Ni से Ni2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव से Cu, और इसकी हमारे पास पोटेंशियल है 0.59 वोल्ट। ये है, मुझे निकल के लिए निकालनी है। और निकल की क्या निकालनी है मुझे, रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। हमारे पास क्वेश्चन में ही कॉपर के लिए गिवन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू Cu। ये कितनी वैल्यू गिवन है हमारे पास, 0.34। डन है, ये सब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब एक बात बताओ बच्चे, ई नॉट ऑफ अ सेल का फॉर्मूला क्या रहेगा। ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, ई कैथोड या ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यही रहेगा, या ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब जब हम ये सेल बना रहे हैं तो हमारे पास CPRR के हिसाब से या एनोल के हिसाब से, CPRR में क्या होता है, राइट साइड में हमारे पास क्या होता है, कैथोड, और कैथोड पे क्या होता है, जो पॉजिटिव रहेगा, जिसकी क्या हो रही होगी, रिडक्शन। इनमें से रिडक्शन किसकी हो रही है, कॉपर की, है ना। रिडक्शन किसकी हो रही है, कॉपर की। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, ई नॉट ऑफ कॉपर माइनस ई नॉट ऑफ, है ना, ई नॉट ऑफ निकल। एक तरह से ये निकालना है मुझे, यही हो गया। अब इसके अंदर अगर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ तो ये कॉपर की, यहाँ पे हमें निकालना क्या, देखो कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल दे रखी है। तो कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ई नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव से Cu माइनस, अब यहाँ पर भी मैं रिडक्शन पोटेंशियल ही निकाल रहा हूँ, किसके, निकल के लिए। तो यहाँ क्या डलेगा, Ni2 पॉजिटिव से Ni बनने की, हुआ कि नहीं। मैं दोनों के लिए ही रिडक्शन पोटेंशियल्स को माइनस करता हूँ ना, ऐसा तो नहीं करते हम एक की ऑक्सीडेशन और एक की रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है तो बीच में प्लस आ जाता है, हमने ये भी डिस्कस किया था। दोनों की ही अगर रिडक्शन पोटेंशियल है तो हम माइनस करेंगे, दोनों की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो माइनस करेंगे। और ये हमारा ई नॉट ऑफ सेल के इक्वल होना चाहिए। ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू कितनी है, 0.59। कॉपर की कितनी है बच्चा हमारे पास, 0.34 माइनस, और Ni2 पॉजिटिव से Ni की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो सॉल्व कर लो। Ni2 पॉजिटिव से Ni की वैल्यू आएगी 0.34 माइनस 0.59। तो आंसर कितना निकल गया बच्चे माइनस करके, 0.25 विद नेगेटिव साइन। यही हुआ, यही आंसर आ रहा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो बच्चा एक बारी। फॉर्मुलेट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटिंग द रिएक्शन 2Cr सॉलिड प्लस 3Fe2 पॉजिटिव गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3Fe सॉलिड। ये हमारे पास ई नॉट निकालो, जो जो वैल्यूज गिवन है वो है यहाँ पे। फॉर्मुलेट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मुलेट करने का मतलब क्या होगा, रिडॉक्स कपल के हिसाब से लिख देते हैं बीच में सॉल्ट ब्रिज बना के, है ना। और इन्होंने हमारे पास Cr3 पॉजिटिव से Cr और Fe2 पॉजिटिव से Fe की हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दे रखी है। तो यहाँ क्या दिख रहा है, क्रोमियम जो है वो रिड्यूस होने के लिए उसकी पोटेंशियल कितने हैं, -0.74। आयरन की कितनी है, -0.44। ये ज़्यादा नेगेटिव में है, तो जो ज़्यादा नेगेटिव में होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज।
और जो कम नेगेटिव में है कंपैरेटिवली वो क्या होगा, रिड्यूस। तो यानी कि हमारा जो आयरन होगा वो रिड्यूस हो रहा है, क्रोमियम होगा जो ऑक्सीडाइज होगा। ये हम रिएक्शन से भी देख सकते हैं। क्रोमियम सॉलिड से Cr3 पॉजिटिव बन रहा है मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, Fe2 पॉजिटिव आयरन Fe बन रहा है मतलब रिड्यूस हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को देख के जज कर पा रहे हो चीज़ों को। अब निकालना है E नॉट ऑफ अ सेल, सिंपल फॉर्मूला डालना है बच्चा, डायरेक्टली करा देता हूँ, ये देखो ठीक है 0.30 डन। सिंपल वैल्यू थी ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए डायरेक्ट आंसर आएगा। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं बट एक छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देते चलना। इसी के बच्चे कुछ ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, अटेम्प्ट करके रखने और बहुत ईजिली हो जाएंगे, टफ नहीं है ये क्वेश्चंस, ठीक है बस, लेकिन हर चीज़ को ध्यान से समझ के करना। अब हमारे पास हम आगे का टॉपिक कर रहे हैं बच्चा, जिसमें देखो Mn पॉजिटिव से n इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज की वजह से M सॉलिड बन गया। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल सीधी चीज़ कर रहे हैं। Mn पॉजिटिव n इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके रिड्यूस हो गया। तो Mn पॉजिटिव से M के लिए E नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन माइनस RT/NF नेचुरल लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल इन सॉलिड फॉर्म अपॉन कंसेंट्रेशन इन एक्वस फॉर्म। ये फॉर्मूला लिखेंगे साथ में। यहाँ पे क्या है, मुझे किसी सर्टेन कंसेंट्रेशन पर EMF ऑफ अ सेल निकालनी है, सेल नहीं बेसिकली फिलहाल इलेक्ट्रोड निकालने, निकालना पहुँचना हमें सेल तक ही है, ठीक है आदित्य भाई सब लिखो। तो हम क्या कर रहे हैं, E नॉट क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमारे पास किसकी है, जो अपने जो भी इलेक्ट्रोड होगा उसके रिस्पेक्ट में। R क्या होता है, गैस कांस्टेंट, T जो गिवन टेम्परेचर है, N जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हो रहा होगा ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होते हुए, और F हमारे पास क्या होता है बच्चे, जो हमारे पास ये भी कांस्टेंट रहेगा फेरेट। Ln क्या होता है, नेचुरल लॉग। कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड इन सॉलिड फॉर्म क्या होती है, यूनिटी 1, और सिर्फ इसकी हमें कंसेंट्रेशन की वैल्यू गिवन होगी, हम सब्सटीट्यूट करेंगे। नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बच्चा, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये किया है। तो इसी को जब हम फॉर्मूला की फॉर्म में लिख रहे हैं, Mn पॉजिटिव टू M पॉजिटिव टू सॉलिड, E नॉट ऑफ Mn पॉजिटिव माइनस 2.303 RT/NF log of M solid by concentration of Mn in aqueous state। सिंपल है, लॉजिक समझ में आ रहा है हम कर क्या रहे हैं। ये एक फॉर्मूला है, इसको याद रखते हैं अभी। और ऐसे ही अब Mn, इनकी अगर वैल्यूज़ की मैं बात करूँ, हम ये इनके रिस्पेक्टिव मीनिंग्स क्या है। Mn पॉजिटिव टू M क्या है बच्चा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमें निकालनी थी। E नॉट क्या था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ मेटल आइंस। R क्या था, गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, F फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, Mn पॉजिटिव एक्वस की कंसेंट्रेशन, M मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल। मेटल की कंसेंट्रेशन हमेशा हमारी सॉलिड फॉर्म में क्या होती है, यूनिटी। तो डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। R की वैल्यू क्या डलेगी, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T की वैल्यू 298 केल्विन, अगर क्वेश्चन में चेंज करके दी जाएगी तो अलग बात है, वरना स्टैंडर्ड 298 केल्विन रहती है। F की वैल्यू 96500 कूलम, ठीक है। ये सारी वैल्यू जब तुम सब्सटीट्यूट करोगे, अभी जो फॉर्मूला लिखा था उसका थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059/N लॉग ऑफ 1 बाय कंसेंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव। ये फॉर्मूला और ऊपर वाला फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। क्यों, क्योंकि हमने R, T और F जितने कांस्टेंट थे उन सब की वैल्यू डाल दी, सॉलिड की कंसेंट्रेशन हमने 1 पुट कर दी और इस फॉर्म में हमने लिख दिया। समझ में आया बच्चे। तो मेन जो हमारा फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, अगर हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो ये रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो हमने 0.059 है वो 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से ही वैल्यू निकाली हुई है। समझ में आया, लिख लिया सबने। इस न्यूमेरिकल में इसको यूज़ करो बच्चा। ठीक है, सॉलिड नहीं होगा तो एक बात बताओ, रिड्यूस और ऑक्सीडाइज कहाँ करा रहे होगे। रिड्यूस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, वो तो तब होगा ना जब एक सेल बनेगा। अभी हमने सिर्फ एक उसके लिए एक बात करी है बच्चे, एक इलेक्ट्रोड के लिए। सेल बनेगा तो दोनों ही फिर सॉलिड तो होंगे, वो भी उनकी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी। ये देखो बच्चा, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वायर डिप्ड इन 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एट 298 केल्विन। ई नॉट ऑफ कॉपर गिवन है 0.34। क्या क्या गिवन है ध्यान दो इसमें। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, ई ऑफ कॉपर निकालना है,
स्टैंडर्ड 0.1 मोलर कॉपर, उसमें कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 मोलर एट 298 केल्विन, मतलब वही टेम्परेचर 25 डिग्री या 298 स्टैंडर्ड आ गया। ई नॉट ऑफ कॉपर हमें गिवन है, ई नॉट गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है। जब हमें कॉपर का पता है कि अगर वो रिड्यूस हो रहा होगा या ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करता है, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, डायरेक्ट आंसर आएगा। समझ में आई है हम क्या बात कर रहे हैं? हमारे पास ई नॉट की वैल्यू जो गिवन है 0.34, कंसंट्रेशन 0.1, Cu2 पॉजिटिव में ब्रेक करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, n की वैल्यू 2 आ गई। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, गेट द रिजल्ट्स। बात समझ में आई है बच्चा? ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू डाल दिए, डन है। ठीक है, सॉल्व कर लोगे बच्चे? किसी को परेशानी इसमें? अब इसी जैसे ये न्यूमेरिकल्स हैं बच्चा जो सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए हैं, और इसको तुम्हें सॉल्व करना है। सिंपल है, बेसिक से क्वेश्चन है, डायरेक्ट यही वैल्यू है। अब आता है बच्चा एप्लीकेशन ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन। जो हमने किया है वही हमारी नर्नेस्ट इक्वेशन ही थी। अब इसमें करते क्या हैं, अभी हमने एक इलेक्ट्रोड के लिए निकाला, अगर अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सेल बनेगा तो 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, तो फॉर्मूला ई ऑफ सेल क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना, यही रहेगा। हाँ जी, तो देखो बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन बेसिकली हमारा जो मेन टारगेट है वो किसके लिए? वो तो सेल के लिए है। तो सेल जब हम बना रहे हैं, सेल इक्वेशन अपने पास क्या बनेगी बच्चा? ये वाली, Zn to Zn2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, ई नॉट ऑफ सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड आएगा हमारे पास, यही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चा, अब ई ऑफ अ सेल, ई एम एफ ऑफ अ सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब यहाँ एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। अभी हमने एक फॉर्मूला किया है जिसमें हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल निकाल रहे थे किसी कंसंट्रेशन पे। तो एक बार मैंने निकाली कॉपर के लिए, फॉर्मूला क्या हुआ? ई नॉट ऑफ कॉपर माइनस 0.059/2। 2 क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हो रहा था। लॉग ऑफ Cu पॉजिटिव ओवर, मतलब Cu की सॉलिड कंसंट्रेशन अपॉन Cu2 पॉजिटिव। अब सॉलिड वाले की तो कंसंट्रेशन 1 ही हो जानी है, ये बचा। सेम गोज फॉर जिंक, जब हमने जिंक के लिए किया सारा कुछ सेम, सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 आ जाएगी। दोनों को आपस में क्या करो? माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि मेरे पास ईएमएफ ऑफ अ सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। कैथोड पे आ गया कॉपर, एनोड पे आ गया जिंक। जब मैंने दोनों को माइनस किया, इसमें से ये माइनस हो गया, ब्लू वाले पार्ट में से 0.059/2 कॉमन आया, लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस। जिंक और कॉपर की सॉलिड फॉर्म की कंसंट्रेशन 1 थी। लॉग ए माइनस लॉग बी की प्रॉपर्टी क्या होती है? लॉग ऑफ ए बाई बी लिख सकते हैं, ए बाई बी मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत? पता चला है हुआ क्या है? तो कुछ अलग नहीं किया। जो हमने अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाली थी, जब सेल की बारी आई है तो 2 इलेक्ट्रोड्स थे, तो दोनों के इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स निकाल के सिर्फ माइनस किया। माइनस करते हुए रीअरेंजमेंट के हिसाब से जो फॉर्मूला बन गया, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया। और इसको मैं ई नॉट ऑफ सेल कह सकता हूँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ पूरा सेल। इलेक्ट्रोड नहीं, ईएमएफ ऑफ अ सेल, बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूँ। ए प्लस बी बी गिव्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन, सी सी प्लस डी डी हमारा बना। ई ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ अ सेल माइनस आर टी बाई एन एफ, लॉग नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। क्यू क्या होता है बच्चा? रिएक्शन कोशिएंट, जो कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स होता था। डन। ये क्यू की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट करी और इसमें आर टी एफ इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करी तो 0.059/n आया कि नहीं? लिख लो ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन लिखो और ये फॉर्मूला लिख लो। ये हमारे पास ईएमएफ ऑफ अ सेल की मेन इक्वेशन का, बेसिकली ईएमएफ ऑफ अ सेल का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें मिल गया। डन है? हाँ जी, नर्नेस्ट इक्वेशन है। देखो बच्चा, हाँ जी ये लिख लिया बच्चा। अब हमारे पास इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हैं। एक काम करते हैं, कोई एक न्यूमेरिकल पहले अटेम्प्ट करके देखते हैं। करो बच्चा इस क्वेश्चन को, ये न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करो। ठीक है, एक मिनट, ये लो।
करो बेटा फटाफट से। देखो बच्चा निकल गया सबका ये आंसर। इसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो एक बार। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल इलेक्ट्रोड इफ द सेल पोटेंशियल ऑफ सेल हमारे पास गिवन है 0.59। ये तो सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन हो गया जैसा हमने लास्ट टाइम अटेम्प्ट किया था। लेकिन इसमें हमारे पास फ़र्क क्या है, अब ये सेल के लिए है पूरा, और हमने किस तरीके से किया है, जो अपने पास जो मेन फॉर्मूला हमने अब नर्निस्ट इक्वेशन से डिराइव किया था। क्या क्या ध्यान दो बच्चा, हमारे पास कॉपर की EMF गिवन है वो 0.34 गिवन ही थी क्वेश्चन में। Ni ये हमारे पास क्या है बच्चा, ये जो बना सेल रिएक्शन, इसमें Ni सॉलिड से Cu2 पॉजिटिव होते हुए कॉपर क्या हो गया रिड्यूस, निकल की होगी ऑक्सीडेशन। E का फॉर्मूला EMF ऑफ अ सेल E0 माइनस 0.059 ओवर N लॉग ऑफ Ni2 पॉजिटिव और कॉपर पॉजिटिव। इस फॉर्मूला में किसी को दिक्कत है? ये सेम वही है जो फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था। बिल्कुल हर चीज़ ध्यान से देखो, सब गिवन है। हमें E0 निकालना है, E की वैल्यू गिवन थी सेल की, कंसंट्रेशन 0.01 और 0.1 गिवन थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 का था जो एक्सचेंज हो रहा था Cu2 पॉजिटिव से कॉपर बनते हुए, Ni से Ni2 पॉजिटिव बनते हुए, वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, सॉल्व किया, लॉग 1/10 पता है हमें क्या निकलेगा। अदरवाइज भी बता रहा हूँ, लॉग की वैल्यूज़ को लेके बहुत परेशान नहीं होना है, चांसेस हैं हमारे पास लॉग की वैल्यूज़ गिवन होंगी। लॉग टेबल देखना हमने पहले सीखा हुआ है, एक बार फिर सीख लेंगे। अदरवाइज लॉग की वैल्यूज़ मेनली क्वेश्चंस में इस साल भी आई हुई थी। ठीक बात है। ये नर्निस्ट इक्वेशन के बच्चा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, अटेम्प्ट करेंगे और डाउट्स के साथ मिलेंगे। एक ही तरह के फॉर्मूलाज हैं। हाँ जी, हाँ ऑलमोस्ट सेम है बच्चा। ठीक है, अब आता है बच्चा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये भी सेम वही जो +1 के अंदर हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे क्या है हमारा जिंक, देखो यहाँ हमारा ये बता क्या रहा है बच्चा, रिएक्शन अपने को पता है इक्विलिब्रियम क्या होता था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन था। रिडक्शन पोटेंशियल है इसकी, जो कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, ये रिड्यूस हो रहा है, जिंक इधर जा रहा है और एक पॉइंट पे आके इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। यही होगा यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और दोनों का मिला के एक पॉइंट क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता था वो क्या आता था, चेंज इन कंसंट्रेशन दोनों का, है ना। बेसिकली कंसंट्रेशंस हमारे पास किसकी, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स, यही बनेगा। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, जिंक की और कॉपर की तो वैसे भी 1-1 डलनी है, तो जिंक 2 पॉजिटिव ओवर Cu2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव ओवर Cu2 पॉजिटिव, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर इन दोनों रिएक्शंस को मैं ऐड करूँगा तो ये समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया। बस इसी में यहाँ पर मैं Kc लिख सकता हूँ कि नहीं, तो सेम जो हमारे पास नर्निस्ट इक्वेशन थी अभी जो हमने लिखी थी, उसी को मैं मॉडिफाइड फॉर्म में यहाँ से इस Kc की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं। तो सेम सब कुछ बस Kc की फॉर्म में लिख दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में। अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, EMF ऑफ अ सेल 0 हो जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड खत्म, अब रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। तो वहाँ से अगर मैं EMF ऑफ अ सेल 0 कर दूँ तो इस सारे को उठा के उस साइड लेके जाऊँगा तो वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। तो मेरे पास अगर Kc गिवन है, मेरे पास अगर Kc गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, तो वहाँ से मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल निकाल सकता हूँ कि नहीं, या स्टैंडर्ड EMF ऑफ अ सेल निकल जाएगा 0.059 अपॉन N लॉग ऑफ Kc। समझ में आया? ये फॉर्मूला लिख लो बच्चा एक बार। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्सचेंज होता है, जैसे कॉपर है बच्चा Cu2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव से Ni हुआ, तो हर केस में, दोनों केसेस में हमारे पास हो क्या रहा है, मान लो यही वाला ले लेते हैं ना, Cu ने 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया और वो कॉपर सॉलिड बना, तो क्या वो रिडक्शन हुई है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज, 2। साथ में ही वहाँ पर जो एक और रिएक्शन होगा हमारे पास, उस रिएक्शन में क्या होगा, निकल था, है ना, निकल था, अब ये सॉलिड फॉर्म में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, क्योंकि ये आएंगे कहाँ से, यही तो जा रहे होंगे, और ये Ni2 पॉजिटिव बनाएगा। समझ में आई ये बात? ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जब हमारे पास सेल रिएक्शन बनेगा तो बराबर बराबर रहेंगे। क्लियर बात है? ये N रहता है। डन, लिख लिया बच्चा, ये दोनों फॉर्मूलाज लिख लिए, लॉग Kc की वैल्यू निकालने के लिए और E0 के लिए भी। इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हैं, हम अटेम्प्ट करके रखेंगे। ठीक बात है बच्चा? फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है ये नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, फिर यहाँ तक करके रखना नर्निस्ट इक्वेशन तक। हाँ जी।